नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का जलवा देखते हुए सभी विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है। सबको एक बात का एहसास तो हो ही चुका है कि आएंगे तो मोदी जी ही। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, मोदी जी ने जो एनडीए के लिए लक्ष्य रखा है, इस बार 400 पार। लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी तरफ आराम से बढ़ती जा रही है, क्योंकि विपक्ष को एक बात पता लग गया है कि 10 साल में जिस तरह से मोदी जी ने काम किया है, एक बात तो साफ है कि इस बार जब तीसरे टर्म में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का विकास भी होगा, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार करने वाले सब एक एक करके जेल में होंगे और इस बार यह अभियान बड़ी तेजी से चलेगा, जिसका इशारा मोदी जी ने पहले ही कर दिया कि इस बार कुछ कड़े फैसले ज्यादा होंगे। इसका मतलब जो भ्रष्टाचारी हैं उनके अंदर तो खलबली मची ही है, उन पार्टियों के अंदर जो नेता हैं उनमें खलबली ज्यादा है। जो पार्टियां डूबती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं, जैसे कि कांग्रेस, आप देख लीजिए डूबता जहाज है। जिस तरह से हमने देखा एनसीपी शरद पवार दो टुकड़े हो गए, एक भतीजा हो गया, एक चाचा हो गया। पशुपतिनाथ पारस जो है वो बिहार के, आप देखिए पशुपति पारस जो हैं वहां भी चाचा भतीजे की लड़ाई है। लेकिन अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का डंका देखते हुए जिस तरह से बज रहा है, ये पार्टियों ने अब ये तय कर लिया कि भाई किसी भी तरह से बीजेपी के साथ आ जाएं। अब इस मामले में एमएनएस की खबर आई महाराष्ट्र से कि राज ठाकरे, जिसको माना जाता है कि असली शिवसेना का यदि कोई हकदार था बाला साहब ठाकरे जी के बाद, वो राज ठाकरे था, क्योंकि उन्हीं के अंदर लोगों ने बाला साहब ठाकरे की छवि देखी थी। दबंग तरीके से बात रखना, हिंदुत्व के मुद्दे को जमकर रखना। उद्धव ठाकरे का तो हमने हाल देख ही लिया, सोनिया गांधी के पल्लू में जाकर किस तरह से उनके विचारधाराओं में परिवर्तन आ गया कि वो राम मंदिर के विरोध में बोलना शुरू कर दिया। और जो महिला हैं उनके बारे में जिस तरह से बाला साहब ठाकरे जी के विचार थे कि हमने शिवसेना का गठन इसलिए किया है महिला की रक्षा के लिए, उससे उलट ये महाविकास अघाड़ी में चल रहा था। तो अब जो है आपको बता दें कि महाराष्ट्र से एक तो बड़ी खबर आई है, उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका है कि राज ठाकरे अब एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात, गुलदस्ता का भेंट, पहले से कयास लग रहे थे, पहले से कोशिश थी, लेकिन यह सही समय है और यह बताया जा रहा है कि उनको एनडीए में शामिल होने के बाद 2 सीटें उनको कहीं से भी दी जा सकती हैं। इसका असर सीधा सीधा पहला बीएमसी चुनाव पर पड़ेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें आपको एक दबंग चेहरा सामने से दिखाई देगा राज ठाकरे के रूप में। तो एक बात तो महाराष्ट्र से तय हो गई कि एमएनएस के राज ठाकरे अगर एनडीए में आते हैं तो रही सही कसर अभी तक जो एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को काट के अलग की थी, उद्धव ठाकरे अभी अलग थलग पड़े हैं, लेकिन कुछ शिवसैनिक हैं ऐसे जिनको लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ जाना चाहिए क्योंकि परिवार है। तो अब परिवार 2 टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें बड़ी संख्या में अब राज ठाकरे के साथ वो शिवसैनिक भी आ जाएंगे जो उद्धव ठाकरे के साथ कुछ बचे हैं। तो एक तो उद्धव ठाकरे का सुपड़ा साफ होना दिखाई दे रहा है मुझे। लोकसभा चुनाव में तो उद्धव ठाकरे शिवसेना को एक भी सीट मिलनी ही नहीं है, कांग्रेस को 1 आध सीट मिलेगी, लेकिन एनसीपी शरद पवार को उनकी बेटी वाली सीट मिल सकती है, बस इतना ही अनुमान है। तो सबसे ज्यादा झटका यहां उद्धव ठाकरे को लगेगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इससे मजबूत होगी बीएमसी में, और इसी को ध्यान में रखते हुए राज ठाकरे को एनडीए में शामिल करने की बातचीत फाइनल हुई है। दूसरी खबर आई बिहार से। बिहार में जैसे मैंने कहा कि बिहार में पशुपति पारस जो हैं वो हाजीपुर से लड़ने को अड़े हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक तरफ था चिराग पासवान और एक तरफ था चाचा पारस, किसको अपने पाले में लें। तो मैं पहले से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि आज का बिहार का युवा, और जातिगत समीकरण को भी अगर देखें उसके तहत मुझे चिराग पासवान में बिहार का एक मुख्यमंत्री दिखाई देता है। लोकप्रियता भले ही जातिगत समीकरण में वो पीछे रह जाए, बीजेपी के कुछ नेता बड़े आगे आ जाएं, लेकिन जो आज की मांग है बिहार की, बिहार को विकास देना,
भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना युवाओं की पसंद, वो जो मैं देख रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सम्राट चौधरी से भी ज्यादा एक फेमस चेहरा चिराग पासवान है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को अपने साथ मिलाया और उनकी शर्तें मानी, उनको सीट भी 5 दी, चाचा जी को कह दिया बाय बाय। तो चाचा जी के पास कुछ रास्ता बचा नहीं था, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मोदी जी की उन्होंने तारीफ की है, और क्यों ना करें, कोई नहीं तो ये कहेगा कि अभी तक मंत्रालय में थे तो मोदी मोदी हो रहा था, और जैसे ही अलग हो रहे हैं तो अब आप मोदी को उल्टा सीधा कह रहे हैं। और पारस जी को भी ये पता है, चाचा को, कि भाई मोदी से बैर लेना ठीक नहीं है, क्योंकि आएंगे मोदी जी ही। तो ऐसे में आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। यदि आप कायदे में रहेंगे तो बहुत सारी केंद्र मंत्री सरकार के पास योजनाएं होती हैं, बहुत सारे रास्ते सत्ता में लाने के होते हैं। चाचा जी को भी सम्मानजनक तरीके से राज्यसभा में लाया जा सकता है। भाई आपको सत्ता में ही तो आना है, मंत्रिमंडल में ही तो आना है, लेकिन आपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर ये नाराजगी दिखाने का काम किया है, ये समझना होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में इतना तो तय है कि अब चिराग पासवान को आगे बीजेपी कर रही है, तो मेरा तो आकलन यही है कि आज नहीं तो कल चिराग पासवान बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय समझ लीजिए। उसके लिए चिराग पासवान को अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना होगा। देखते हैं, ये फॉर्मूला बीजेपी ने तो कई राज्यों में अप्लाई किया ही है, महाराष्ट्र आप देख ही रहे हैं, तो वो हुआ बिहार का। लेकिन एक उससे भी बड़ी खबर झारखंड से आई, और झारखंड से शिबू सोरेन की बड़े बेटे की बहू पत्नी, जो कि एक विधायक भी है, और वहां पर आपको बता दें झारखंड में पार्टी की झारखंड मुक्ति मोर्चा की महासचिव है, उसने पार्टी छोड़ दी और परिवार भी छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। सोरेन वहां जो एक एसटी कम्युनिटी है उससे आते हैं, और इसके कारण से बहुत बड़ा वोट उन्हें मिलता है, जिसके कारण वो सत्ता में हेमंत सोरेन सीएम बन पाए। लेकिन अब उस परिवार की बड़ी बहू जब बीजेपी के आप साथ जुड़ गई है, तो निश्चित जानिए कि वो परिवार की पोल पट्टी खोलेंगी, और जब ये पोल पट्टी खुलेगी तो पहले तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा, और आगे आप समझ लीजिए ये सरकार भी गिरे ना तय मानिए, क्योंकि अब वहां जो जातिगत समीकरण के कारण हेमंत सोरेन को वोट मिल रहा था, वो अब कहीं ना कहीं बड़ी बहू के नाम पर मिलेगा। ये सीता सोरेन, ये जो है उन्होंने 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम किया, लेकिन आपने देखा कि जब हेमंत सोरेन की बात आई कि उनको जेल जाना है, भ्रष्टाचार किया है, तो अपनी पत्नी को वो सीएम बनाना चाहते थे। वो तो पार्टी के अंदर जब विद्रोह हुआ, भाई ने नाराजगी दिखाई, भाई की पत्नी उनको लगा नाराज हो रही है, तो भाई तब जो है वो विड्रॉल हुआ मामला, नहीं तो वो पत्नी को ही सौंप के जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा झटका हुआ है। और इसी तरह आप देखेंगे कि अब जो है अन्य कई दल भी इसी तरह एनडीए में हिस्सा होने जा रहे हैं। सबको पता है कि बीजेपी के साथ रहने में ही फायदा है, डूबते जहाज में सवारी करोगे तो क्या हाल होगा। कांग्रेस में अभी कुछ बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने में इच्छुक हैं, लेकिन मैं आपको जो अंदर की खबर बता रहा हूं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ कर कदम उठा रही है। कोई भी आ गया, किसी को भी ज्वाइन करा दिया, किसी को भी टिकट थमा दिया, ये बीजेपी इस बार नहीं कर रही है। पिछली बार जरूर हुआ, उससे पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज होते हैं, और उससे एक गलत मैसेज भी जाता है कि कल तक जो राम मंदिर को गलत कह रहा था, जो मोदी को गाली दे रहा था, आज वो आपके साथ आ गया। लोग कहते भी हैं कि क्या बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कि कल वो भ्रष्टाचार था, बीजेपी में आ गया, भ्रष्टाचार नहीं रहा वो। तो इसी बात से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बीजेपी में ले रही है जिसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, स्वच्छ छवि है, और अपने कैंडिडेटों को भी मैदान में उतारने पर यह बीजेपी ध्यान दे रही है। जैसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी से हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, और हमने देखा किस तरह से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाया, तो वो सीट अभी रोक के रखी है। ये सुनने में आ रहा है कि उनकी पत्नी या तो उनका बेटा उसी सीट से उतारा जाएगा, क्योंकि विवाद ब्रजभूषण शरण सिंह पर है, ना उनके बेटे ना उनकी पत्नी पर। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा ध्यान रख रही है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एनडीए को लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि 400 पार का बीजेपी का नारा, मोदी का आह्वान कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।